हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर व्यूअर्स, यहाँ से हमारा यूनिट 2 का सी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है. दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं और पॉलिसी हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पे है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 4 थ्योरीज स्टडी करनी है, जिसमें आपका आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी. तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, या तो फिर इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, व्हाट इज दैट. ओके, हिंदी में शिक्षा अर्थशास्त्र कहते हैं इसे. सो Adam Smith is the father of modern economics. Economics is a social science which studies how society uses its limited resources to provide goods and services for present and future consumption. ये एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है कि सोसाइटी में किसी भी रिसोर्स का यूज किस तरह से किया जाना है आज के लिए, आने वाले समय के लिए, है ना. हम लोग कोई भी काम प्री प्लान करके करते हैं. ठीक है, पहले से प्लान करके करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बजट तैयार करते हैं. तो जब प्लान बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बजट बना पाते हैं और जो भी खर्च उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो भी जिस मंथ में दिया जाना है उस चीज़ को दिया जाता है. ये सारा जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. It is a branch of knowledge concerned with the production, distribution, consumption as well as transfer of wealth. तो एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि डील करता है प्रोडक्शन सोर्सेज का, या फिर जो कुछ भी हम लोग चाहे सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं उसका प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कितना दिया जाना है, कंजम्पशन, कहाँ कितना खर्च होना है, और फिर ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ. अब चूँकि ये एक बिजनेस फॉर्म में ये डील करता है, तो फिर अल्टीमेटली हमें इसके लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसे भी हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है. तो ये पूरा सिस्टम जो है इकोनॉमिक्स कहलाता है. सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. ये एक ऐसा एरिया है जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज को डील करता है, खास करके इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. इट इंक्लूड्स डिमांड फॉर एजुकेशन, फाइनेंसिंग एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन, फाइनेंसिंग एंड प्रोविजन फॉर एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करता है. फिर है एफिशिएंसी टू एलोकेट एंड यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज इन एजुकेशन. कोई भी डिपार्टमेंट जो हम लोग रन करते हैं, चाहे स्कूल रन करते हैं या तो फिर कोचिंग रन करते हैं, जो कुछ भी रन करते हैं, तो उसमें एक व्यवस्था होती है ना. इकोनॉमिक व्यवस्था होती है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, किस पे कितना खर्च किया जाना चाहिए, सारी जो व्यवस्था होती है, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. It studies human behavior in terms of decision, action and reaction that helps in economical development of our nation. और अल्टीमेटली ये सारे जो काम किए जाने हैं, ये किसके थ्रू होने हैं, कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, मैनेजर हो, जो भी हो, अकाउंटेंट हो, तो उसकी काबिलियत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बिहेवियर से भी डील करता है. उसके डिसीजंस कितने स्ट्रांग होंगे, कितने गलत होंगे, इन सारी चीज़ों को डील करता है और सुधार करने की कोशिश करता है. तो अब हमें देखना है, 2 पार्ट है यहाँ पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. तो मैं थोड़ा आपको अपने शब्दों में बता दूँ. कॉस्ट बेनिफिट है ना, ये जो है क्वांटिटेटिव बेनिफिट की बात करता है. कि मान लीजिए कि आपने कहीं 1 रुपया लगाया और आपको 2 रुपये रिटर्न मिले,
तो आपकी जो कमाई हुई है वो 1.5 रुपये हुई, और किसी दूसरी जगह पे आपने 1 रुपया लगाया लेकिन वहाँ पे 1 रुपये 20 पैसे की आपको कमाई हुई, तो यहाँ पे आपकी कमाई जो है 20 पैसे की हुई। ठीक है, तो जनरल जो ह्यूमन थॉट है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर 1 रुपया लगा करके कहीं 20 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, कहीं 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, तो निहायत है कि हम लोग 50 पैसे को लगाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम लोग एजुकेशन में पैसा लगाते हैं, बच्चों को हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग स्कूल्स का भी चयन करते हैं। ठीक है, तो अगर एडमिशन की बात होती है या उसका जो मंथली फीस है, बाकी जो चीज़ें हैं, ये सारा हमारा कॉस्ट फ्रेंडली है। कॉस्ट फ्रेंडली कहने का मतलब पेएबल है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, और मन में ये थॉट रखता है कि एक साधारण जगह से भी पढ़ कर के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल फ़ायदा होगा ही होगा, है ना। दूसरी चीज़ है कि वही पैसा आप किसी बड़े पब्लिक स्कूल में भी लगाते हैं, जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो वहाँ से भी बच्चे पढ़कर बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तो जो एक जनरल जो थॉट बनता है वो अगर बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट आपको वैसे स्कूल्स में ज़्यादा बेहतर मिलता है, जहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर कम है, एडमिशन फ़ी वगैरह कम है, वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अब है कि जो खास करके जो एक मिडिल अप्रोच होता है कि कम से कम पैसे लगाकर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो हमें क्या अप्रोच लगाना होगा। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है। So cost benefit analysis is usually used for the purpose of choosing a project from among a number of projects on the basis of their cost benefit relationship. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से ऐसे प्रोजेक्ट को चुनना जिसको चुन करके आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, it is an evaluation technique in which the magnitude of cost and benefits of some form of investment are compared in order to find out economical profitability. ये एक एवोल्यूशन टेक्निक है, हम लोग इसको चेक करते हैं कि कौन सा बेहतर होगा, कौन सा सही नहीं होगा, और यहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट को, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया जाना है, इतना हमें आउटकम मिलना है। अब सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आर कंपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी। फिर है दो चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं, सोशल रेट्स ऑफ रिटर्न और प्राइवेट रेट्स ऑफ रिटर्न। कुछ हम लोग सोशल बेसिस पे भी जज करते हैं कि सोशल बेनिफिट क्या होगा। बच्चे को हम लोग स्कूल में डालते हैं तो हम लोग वैसे तो यहाँ पे जनरली मैग्नीट्यूडिनल क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि सोशल रेट्स ऑफ रिटर्न क्या है। अब कहीं ऐसे स्कूल का चयन कर लिया जाए जहाँ पे बच्चे सोशली जो है बैकवर्ड हो जाएं, वो कुछ गंदी चीज़ें सीख लें, तो फिर वैसे स्कूल का हम लोग चयन नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी कॉस्ट इफेक्टिव हो। फिर है प्राइवेट रेट्स ऑफ रिटर्न, आपका अपना बेनिफिट वहाँ पे कितना है, ये चीज़ें हैं। तो दो तरह से हम लोग देखते हैं। इट हेल्प्स टू मेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन द probable outcomes of various educational programs or courses। ये जो है बहुत सारे डिसीजंस को लेने में मदद करता है। जो प्रोबेबल आउटकम्स, यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट आउटकम मिल रहा होता है ऐसा नहीं, आउटकम्स की संभावना को यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और कोर्सेज को लेकर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
इट फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स को फोकस करता है. इट इज़ कंसर्न विद फ्यूचर बेनिफिट को फोकस करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है ऑफ एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर आवर सोसाइटी और इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मेजर होगा इसको भी चेक करता है. दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल पॉलिसीज. ये टेक्निक यूजफुल है फॉर डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन. डिसीजन लेने में हेल्पफुल है कि हमें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए. ठीक है, स्टेप्स में क्या है, पॉसिबल ऑप्शंस को रखा जाएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाएगा, परिणामों को देखा जाएगा. फिर है कि किसमें कितना आउटकम्स का चांस है वो देखा जाएगा. हर किसी का एक पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे कि किसमें कितना फ़ायदा होना है, और फिर फाइनली हम लोग बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हो गए. एडवांटेजेस में क्या है, गवर्नमेंट यूजेस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिफोर अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट. किसी प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए वो इसका उपयोग करती है कि इसमें कितना फ़ायदा होगा. It helps in making decision in which direction which we should have expand our education system as to maximize the benefit of that system. ये अपने डिसीजन को लेने में मदद करता है. इस डायरेक्शन वी शुड हैव एक्सपेंड आवर एजुकेशन सिस्टम. तो एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करने में मदद करता है ताकि हमारा एजुकेशनल बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. डिसएडवांटेजेस में क्या है, it is not easy to find out the benefits that derives from investing in any type of education. ये एग्जैक्ट बेनिफिट का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, एग्जैक्ट बेनिफिट का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. हम लोग एक आमतौर पे एक थोड़ा सा सोच समझ सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. फिर है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, जो कि उसका एक तरह का अपोजिट है. ठीक है, पैरेलल भी कर सकते हैं और अपोजिट भी कर सकते हैं. तो देखिए, इसको अभी मैं इसका कंटेंट मैं डिटेल नहीं करूँगी, बट इसका मैं ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी कॉस्ट बेनिफिट देखा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी देख लेने से सही रहेगा. कॉस्ट इफेक्टिव कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, है ना. हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं किसी काम के लिए, वो हमें कितना इफेक्ट देगा. अब देखिए, अगर मैं लोअर क्लास की बात करूँ, लोअर स्टैंडर्ड की बात करूँ, तो जो गरीब लोग हैं वो कुछ ऐसे अप्रोच देखे जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में उनका फैमिली पॉपुलेशन होता है, और वो अपने बच्चों को कामों में लगाते हैं, मजदूरी के कामों में लगाते हैं, जनरल कामों में लगाते हैं. वहीं पे कुछ बहुत गरीब लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को थोड़ा सा खुद कष्ट करके वो बच्चों को स्कूल में डालना प्रेफर करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में ही क्यों न डालें. ठीक है, तो ये दोनों अप्रोच क्या है यहाँ पे. ये जो चीज़ है ये कॉस्ट इफेक्टिव की बात करता है. ये उस केस में कॉस्ट बेनिफिट के केस में हमने आपको एग्जांपल दिया था 2 स्कूल्स के चयन का. यहाँ पे है कि स्टडी के चयन का, कि एक फैमिली ने बच्चे को काम में लगाना उचित समझा, दूसरी फैमिली ने बच्चे को पढ़ाने का डिसीजन लेना उचित समझा. तो दोनों में क्या कॉस्ट इफेक्टिव है. एक फैमिली जो बहुत सारी उनका बहुत ज़्यादा फैमिली पॉपुलेशन है, कम या ज़्यादा जो भी, वो जो है बच्चों को काम में लगाना पसंद करते हैं, तो उनको कितना फ़ायदा मिलेगा. उनको जो भी फ़ायदा मिलेगा, उनके बच्चे हमेशा लेबर फॉर्म में ही रहेंगे. लेकिन जो दूसरे साइड के बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो किसी पद पर पहुंच जाएं. तो फ़ायदा किसको है, फ़ायदा उस रास्ते को चुनने में है जहाँ पे आपने अगर थोड़ा खर्च किया तो वो इफेक्टिव रूप में आपको मिला उसका आउटकम. ठीक है, तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है ये इसी चीज़ को डिटेल करता है. बाकी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.